आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पेडल अप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन होगी। आज का जो प्रैक्टिस सेशन है ये एक नई सीरीज़ की स्टार्टिंग आप इसे बोल सकते हैं, जिसमें हम मेनली जिस एग्ज़ाम पर फोकस करेंगे वो हमारा DSSB एग्ज़ाम है। और इसमें जो PRT आपका एग्ज़ाम होता है, PRT टीचर का, उसमें एक पेपर 2 के नाम से पार्ट आता है जिसे हम टीचिंग मेथडोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये 100 नंबर का आपका पेपर होता है। इसे पेपर 2 कई लोग बोलते हैं क्योंकि पेपर 1 में आपका जनरल पार्ट कवर होता है और पेपर 2 में आपका जो आपकी CDP है, आपकी पेडागोजी है और आपकी टीचिंग मेथडोलॉजी में जितनी चीज़ें कवर अप होती हैं वो सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। इसका वेटेज अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है, जो 100 मार्क्स का है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है DSSB एग्ज़ाम को क्रैक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस सीरीज़ के माध्यम से हम 2018, 2019 और 2022 में जितने भी आपके अभी तक DSSB एग्ज़ाम हुए हैं, उनके जितने भी PYQ क्वेश्चन है पेपर 2 के, वो सारे इस पूरी सीरीज में हम कवर अप करेंगे। लगभग आपके 51 एग्ज़ाम हुए हैं 2018, 2019, 2022 को मिलाकर। तो आप मान सकते हैं अराउंड आपके 4 से 5,000 क्वेश्चन आपको इजीली यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। और कई बार ऐसा DSSB एग्ज़ाम में हुआ है कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेशन के तौर पर देखे गए। तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। उसमें आपके 5 पोर्शन में जो 100 मार्क्स का पेपर 2 है डिवाइड किया गया है, जिसके 5 पोर्शन है 20-20 क्वेश्चन के सेट के। तो इन हर एक प्रैक्टिस सेशन में हम लगभग 20 या 25 के क्वेश्चन अराउंड करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उनको समझेंगे कि उन क्वेश्चन को किस तरीके से अटैम्प्ट करना है और इनके माध्यम से हम थ्योरी वाला पार्ट भी कवर अप करते चले जाएंगे। ठीक है, अगर आपने पिछले प्रैक्टिस सेशन देखे हैं तो आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से हम अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं। और अभी कुछ दिनों का गैप हो गया था, उसके कुछ रीजंस हैं, बट कोशिश की जाएगी इस सीरीज़ की स्टार्टिंग से आपको अब कोई गैप देखने को ना मिले, आपकी स्टडी कंटिन्यू रहे। और अभी कुछ ही दिनों बाद आपको हो सकता है, क्योंकि DSSB के द्वारा TGT और PGT की वैकेंसी ऑलरेडी अनाउंस की जा चुकी हैं, NTT की भी आ चुकी हैं, और आप नंबर जो है आपका वो PRT का है, वो भी जल्दी आपको देखने को मिलेगा। तो बिना देरी करे सीधे अपने प्रैक्टिस सेशन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं किन क्वेश्चन को पूछा गया है। और आज का जो प्रैक्टिस सेशन है वो 2018 को पहले हम कवर अप करेंगे, फिर 2019 को, फिर 2022 को, इस तरीके से आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी या PDF नोट चाहते हैं तो आपको इजीली टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप QR कोड स्कैन कर सकते हैं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अगर क्वेश्चन की बात करें, पहला क्वेश्चन है कि मुख्य शब्द परिभाषित करना, जानना, अंकित करना, सूचियां बनाना किस श्रेणी से संबंधित है। तो आपको ये बताना है ऐसी कौन सी श्रेणी है जिसमें इस तरीके की चीज़ों को मेंशन किया जाता है। चाहे आप किसी चीज़ को डिफाइन कर रहे हो, किसी चीज़ को जानना हो, किसी चीज़ को मार्क करना हो, या किसी की लिस्टिंग करनी हो, सूची बनानी हो, क्या वो याद करने में आएगा, समझने में आएगा, लागू करने में आएगा, या मूल्यांकन करने में आएगा। अब यहाँ जो बात इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। तो आप सभी ने वो चीज़ पढ़ी, अगर हम थोड़ा सा उसका डिस्कशन करें कि आपने ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ी ही, सभी लोगों ने, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने CDP पढ़ी है और ब्लूम टैक्सोनॉमी नहीं पढ़ी है। ठीक है, तो ब्लूम टैक्सोनॉमी को आप सभी को पता है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी में आपको एक ट्रायंगल पढ़ने को मिलता है। ट्रायंगल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद करने हैं, या आप समझ सकते हैं कि 6 पॉइंट ब्लूम टैक्सोनॉमी में दिए गए हैं। अब अगर बात करें वो 6 पॉइंट कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला जो सबसे नीचे के स्तर पे आता है वो है रिमेंबर, जो कि याद करना। उसके बाद जो आता है वो आता है अंडरस्टैंडिंग का लेवल। उसके बाद आपका आता है अप्लाई का लेवल। अप्लाई करने के बाद आपका जो अगला लेवल आप कह सकते हैं उसे, वो आता है एनालाइज का। एनालाइज के बाद आपका आता है इवैल्यूएट का। इवैल्यूएशन के बाद जो आखिरी उच्च स्तर से माना गया है वो है आपका क्रिएट का। ठीक है, तो ये लेवल आपको याद ही करने हैं, इससे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। तो जो सबसे नीचे का लेवल होगा वो होगा रिमेंबर का। रिमेंबरिंग मतलब याद करना, फिर आएगा समझ का स्तर, अंडरस्टैंडिंग का, फिर उस चीज़ को आप इम्प्लीकेशन अप्लाई करेंगे, उसके बाद उसको एनालाइज करेंगे, एनालाइज करने के बाद इवैल्यूएट करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, और मूल्यांकन करने के बाद उस चीज़ का आखिर में आप निर्माण करेंगे या क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा ये गया था कि आपका जानना, परिभाषित करना, अंकित करना, इस तरीके की चीज़ें किस श्रेणी में रखी जाएंगी। तो इस तरीके की चीज़ें हैं वो आपकी रिमेंबरिंग में रखी जाएंगी। क्यों रखी जाएंगी? क्योंकि जो रिमेंबरिंग या रिमेंबर का जो उसका आप स्टेज या लेवल कह सकते हैं, वो टोटली जो डिपेंड है, जिससे रिलेट करता है, वो फैक्ट से रिलेट करता है। ठीक है, जितनी भी फैक्ट्स की चीज़ें होंगी जो सीधी सीधी तौर पर रटने को आपको बोला जाए, वो आपके रिमेंबर लेवल में आएगी। ठीक है, अगर अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात करें तो जो भी हम फैक्ट हमारे सामने आते हैं उनको कैसे हम कंप्रीहेंसिव करते हैं, ठीक है, उस फैक्ट की बारीकियों को कैसे जानते हैं, समझते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग में आएगा। अब फैक्ट से जो चीज़ हमारे प्रैक्टिस में आ जाए,
डेली लाइफ में, उसे हम अप्लाई करना कहेंगे। ठीक है, अगर हम किसी कंटेंट को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर या तोड़ कर, ब्रेक कर कर उसको समझें तो उसे एनालाइज में रखेंगे। ठीक है, और एनालाइज करने के बाद हम उस पर जजमेंट लें, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग उसमें लगाएं, तो उसे इवैल्यूएट करना बोलेंगे। और उसी के द्वारा कोई नई चीज़ हम बना दें, इवैल्यूएट करने के बाद हम कोई अगर नई चीज़ अप्लाई कर दें तो वो क्रिएट में आएगा। तो ये 6 स्तर आपको समझने हैं, इंपॉर्टेंट है। अगर इनका ट्रायंगल में बनाने को बोलूँ तो इस तरीके से एक ट्रायंगल बनता है। ठीक है, जिसमें आप कह सकते हैं कि आपके 6 स्तर हो जाएंगे इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ आपका आएगा रिमेंबरिंग, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ आएगा अंडरस्टैंडिंग का, यहाँ आएगा अप्लाई का, यहाँ आएगा एनालाइज का, ठीक है, यहाँ आएगा इवैल्यूएट का, और यहाँ आएगा क्रिएट का। इसको बाद में 2001 में जाकर सुधारा गया था। तो इतनी जानकारी आई होप आपके लिए सफिशिएंट है, और अगर आप जानना चाहें, जिज्ञासु हो, तो और भी चीज़ें आप जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चों की आवश्यकताओं को व्यापक तौर पर वर्गीकृत किया गया है। तो आपको ये बताना है कि बच्चों की आवश्यकताओं को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। तो अगर बात करें बच्चों की आवश्यकताओं के बारे में, कितने तौर पर उन्हें वर्गीकृत किया गया, कितने टाइप्स में उन्हें बांटा गया है, तो वो हैं 4 टाइप्स। अब वो टाइप्स कौन कौन से हैं, इस बात को ज़रा समझ लेते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला टाइप है, अगर हम बोलें कि फर्स्ट नंबर पे जो आता है, वो है संचार और अंतःक्रिया। कि बच्चे अपनी आवश्यकताओं की, मतलब जो उनकी नीड है, उनको बताने के लिए, सामाजिक तौर पर उनको व्यक्त करने के लिए किस माध्यम का उपयोग करते हैं, किस तरीके से वो कम्युनिकेट करते हैं। तो आप कह सकते हैं पहला आएगा संचार का। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, कोई भी आप नोटबुक बना सकते हैं। अगला जो आएगा वो है संज्ञान और उद्गम का, कि बच्चे पहले तो संचार करेंगे, अपनी आवश्यकताओं को व्यक्त करेंगे। दूसरा, किस तरीके से उन आवश्यकताओं का या अपनी ज़रूरतों को वो संज्ञान में लाते हैं, और उनके माध्यम से क्या वो कोई उद्गम या लर्निंग वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इस तौर पे दूसरा हो गया आपका संज्ञान और उद्गम का। अगर तीसरे की बात करें तो उनके सामाजिक और भावनात्मक जो पहलू हैं, जो मानसिक स्वास्थ्य के जो पहलू हैं, उनमें जो जो बच्चों को कठिनाइयाँ सामने आ रही हैं या देखने को मिल रही हैं, वो भी पक्ष इसमें शामिल होगा। तो हम कह सकते हैं सामाजिक और आपका भावनात्मक और आपका शारीरिक पक्ष इसमें आ जाएगा। ठीक है, अगर 4th नंबर की हम बात करें तो इसमें संवेदी क्रियाएं आ जाएंगी, कि बच्चा संवेदी रूप से कौन कौन सी क्रियाएं व्यक्त करता है। ठीक है, कि उसकी शारीरिक आवश्यकताएं कौन सी हैं। इस तरीके की चीज़ों को आप इसमें रख सकते हैं। तो ये 4 स्तरों में बांटा गया है। आई होप आपको ये 4 स्तर समझ में आ गए होंगे। तो आवश्यकताओं के रूप में बच्चों की जो आवश्यकताएं हैं, उन्हें 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आपको एक वाक्यांश दिया गया है, आपको ये बताना है इससे आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो वाक्यांश ये है कि सामाजिकरण एक सतत प्रक्रिया है। तो इसका क्या मायने हो सकता है, ये देखते हैं। समाज अपने सदस्यों के व्यवहार को अनजाने में नियंत्रित करना चाहता है, तो ऐसा नहीं है। कि सामाजिकरण का होना ये मतलब नहीं कि आपके व्यवहार को समाज द्वारा नियंत्रित किया जा रहा हो। समाज के सदस्य अपनी संस्कृति को अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं, इस प्रकार समाज का अस्तित्व बना रहता है। सतत प्रक्रिया मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, जिसका मतलब है कि वो कहीं उसमें कहीं ब्रेक नहीं आ रहा है, वो रुक नहीं रही है, उसकी कहीं एंडिंग नहीं हो रही, वो आगे बढ़ती जा रही है। तो बात सही है कि एक पीढ़ी जब अपने द्वारा कुछ सीखी हुई चीज़ों को अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र करती है, तो अगली पीढ़ी फिर अगली पीढ़ी में वो चीज़ ट्रांसफ़र करती है। तो यहाँ उस चीज़ में कहीं भी रुकावट नहीं आ रही, वो आगे बढ़ती ही जा रही है। इसे आप कहेंगे सतत प्रक्रिया है। जैसे हम कहते हैं विकास एक सतत प्रक्रिया है, मतलब विकास भी आगे बढ़ता चला जाता है। तो सामाजिक करण एक अगर सतत प्रक्रिया है, इसका मतलब एक पीढ़ी अपने द्वारा सीखी हुई चीज़ों को, संस्कृति है या रीति रिवाज है या नियम कानून है या कोई स्किल कौशल है, वो आगे की आने वाली पीढ़ियों में वो चीज़ ट्रांसफ़र अगर कर रही है और उस संस्कृति का या उस कौशल का अस्तित्व बना हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि जो सामाजिकरण है वो सतत प्रक्रिया है। इस हिसाब से हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 0 से 2 वर्ष या 0 से ना बोलकर जन्म से 2 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए क्या चीज़ प्रमुख है। तो आपने बाल्यावस्था, बाल्यकाल की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा होगा। शैशवावस्था पढ़ी होगी आपने, बाल्यावस्था पढ़ी होगी, उसके बाद किशोरावस्था पढ़ी होगी। तो आपको ये बताना है जो जन्म से लेकर 2 वर्ष जो आप कह सकते हैं कि शैशवावस्था या इन्फेंसी में आता है, उसकी क्या विशेषता है, उस वर्ग के बच्चों की क्या प्रमुख विशेषता आपको देखने को मिलती है। वो सुनना और बातें करना पसंद करते हैं, या वो इंद्रियों के माध्यम से अपने आसपास के पर्यावरण को अनुभव एक्सपीरियंस करते हैं। उनकी मौखिक क्षमता जो है उसमें सुधार होता है, या वो कहीं ना कहीं रोकने का काम करती है, और वो अपनी अवधारणाओं को क्या करते हैं, विकसित करते हैं, या वो अनुशासन की भावना को प्राप्त करते हैं, मतलब वो डिसिप्लिन होते हैं बहुत ज़्यादा। तो देखिए, अगर इन्फेंसी का बच्चा है तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वो डिसिप्लिन रहता है, नहीं, बिल्कुल बात नहीं है। और सुनने और बोलने की क्षमता बहुत पसंद करना, ऐसा भी नहीं क्योंकि 2 साल तक बच्चा की पहली बार जो पहला वर्ड बोलता है वही लगभग आपके 1.5-2 साल में बच्चे का आता है।
1 साल के बाद ही उसकी कहीं ना कहीं वो भाषा कौशल या संचार कौशल उसके अंदर विकसित होता है। हाँ, लेकिन जन्म से लेकर जो 2 वर्ष का आपको बच्चा देखने को मिलेगा, उसमें जो चीज़ वो ऑब्जर्व करेगा, जो भी चीज़ अपने सराउंडिंग से सीखेगा, वो कहीं ना कहीं अपनी इंद्रियों के माध्यम से ही सीखेगा। जितनी उसकी सेंसेस हैं, सेंसेस से जो भी अनुभव उसको मिलेंगे, उन्हीं के माध्यम से वो क्या करेगा, अपने पर्यावरण का अनुभव करेगा। ठीक है, अब आपको करना काम ये है, जैसे जन्म से 2 वर्ष आपको पता लग गया, वो शैशवावस्था कहते हैं उस आयु काल को। अब आपको ये बताना है बाकी जो 4 अवस्थाएं हैं, आपकी बाल्यावस्था की 2 अवस्थाएं और आपकी किशोरावस्था, तो उनका जो टाइम पीरियड है, काल अवधि है, वो आपको बतानी है कितनी कितनी है। तो वो कमेंट बॉक्स में आप चाहें तो हमें लिख के भेज सकते हैं, जिससे चीज़ें आपकी भी रिवाइज होती चली जाएँ। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न तत्वों में से या विभिन्न तत्वों से एक संरचना या एक स्वरूप बनाने का जो निर्देश है, वो किस श्रेणी के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। तो अभी भी हमने ब्लूम की टैक्सोनॉमी पढ़ी है, उसकी जो 6 लेवल हैं वो हमने जाने हैं कि कौन कौन से लेवल हैं। तो आप चाहें तो इसमें से देख सकते हैं, इसमें सीधा सा पूछा गया है कि अगर कोई चीज़ हम मेक कर रहे हैं, मतलब स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो वो किसके अंतर्गत आएगा। तो सीधी सी बात है, जब हम कोई चीज़ बना रहे हैं तो वो सीधा निर्माण या क्रिएट के अंतर्गत आएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका थर्ड वन। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ब्लूम टैक्सोनॉमी में हम 6 स्तर तो पढ़ते हैं, उनको रटते भी हैं, लेकिन एक्चुअल में रटना इतना काम नहीं आता है जब आप तक आपकी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी बहुत बेहतर ना हो। तो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर ऐसे एग्जाम में जो जॉब ओरिएंटेड हो, जिनके बाद आपकी जॉब लगना पक्का हो, है ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अभिव्यक्ति जो अभिव्यक्ति नीचे दी गई है, उसका क्या अर्थ है। अधगम पर्यावरण का उत्पाद है, इस बात के आपको मायने बताने हैं कि इस बात के क्या मायने हैं। व्हाट आर द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, लर्निंग इज द प्रोडक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। क्या वो अधगम पर्यावरण में वस्तुओं और व्यक्तियों द्वारा संशोधित और पुनः संशोधित के माध्यम से होता है, या अधगम जो है वो व्यवहार का संशोधन है। अधगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो सीखने वाले के शारीरिक और मानसिक विकास दोनों के माध्यम से होती है, या अधगम एक प्रक्रिया है जो अनुभवों के माध्यम से होती है। तो अगर बात करें अधगम के बारे में, तो अधगम की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो ये सारी डेफिनेशन अधगम से जुड़ी हुई हैं और अपनी जगह हर कोई सही बात कहती है। लेकिन पूछा ये गया है कि अधगम पर्यावरण का उत्पाद है, इस कथन से क्या मायने हैं। तो पर्यावरण से मतलब ये है कि हम जो भी अधगम करते हैं वो अपने आसपास की सराउंडिंग से ही ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं, और वो चीज़ें क्या होंगी, वो कहीं ना कहीं हमारे अनुभव से जुड़ी होंगी। ठीक है, अब अधगम की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि अधगम में जो चीज़ हम सीखते हैं, ऐसा नहीं होता है कि वो चीज़ एक बार सीखने के बाद बदली ना जाए, उसमें आपको बार बार संशोधन देखने को मिलता ही मिलता है। तो इस वाक्य का अगर मायने समझें तो पर्यावरण से हम जो चीज़ें सीखते हैं उनमें संशोधन होता है, और उसमें भी पुनः संशोधन होता है, जिसके माध्यम से हमारा अधगम जो है चलता रहता है। तो अधगम, इसका जो आंसर होगा, इस वाक्यांश का जो मायने होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। और अगर आपका कोई और एक्सप्लेनेशन हो तो आप जरूर हमें भेज सकते हैं। विकास के बारे में आप क्या समझते हैं, आपको ये बताना है। व्यक्तिगत निहित लक्षणों को प्रकाशित करता है, यह गुणात्मक परिवर्तन है, मात्रात्मक परिवर्तन है, ऊंचाई, वजन और लंबाई में वृद्धि आपको विकास के तौर पे देखने को मिलती है। तो आपने विकास, वृद्धि और परिपक्वता, इन सब के ऊपर बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ी रखी होंगी, रट रखी होंगी। अब आपको ये बताना है विकास से आप क्या समझते हैं, या मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट क्या है। तो मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट में बात करें, व्यक्तिगत निहित लक्षणों को प्रकाशित करना ही केवल विकास है, तो ऐसा नहीं है। विकास के कई ऐसे भी पहलू हैं जो आपको बाहरी तौर पर प्रकाशित देखने को नहीं मिलते हैं। मात्रात्मक, केवल मात्रात्मक हमारा विकास नहीं है। वृद्धि की बात होती तो केवल मात्रात्मक में आ जाते, और अगर ऊंचाई, वजन और लंबाई की बात करें तो ये वृद्धि का प्रकार है, ना कि विकास का। वृद्धि जो है विकास का एक पहलू आप कह सकते हैं, लेकिन संपूर्ण विकास के तौर पर वृद्धि को हम नहीं ले सकते। तो जो विकास है आपका वो एक गुणात्मक परिवर्तन। ठीक है, कई परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन का या क्वालिटेटिव चेंजेस का मीनिंग ये होता है, कई चीज़ों को हो सकता है मेजर कर पाए, कई चीज़ों को मेजर ना कर पाए, है ना। लेकिन अगर बात करें इसका एक ऑप्शन, अगर इस तरीके से जो नया ट्रेंड चल गया है वो इस तरीके से भी आ सकता था कि 2+3, तो इसका आंसर ये भी होता, क्योंकि जो विकास है उसका जो एक हिस्सा है वो वृद्धि भी आता है। तो इसमें गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों परिवर्तन देखने को मिलते हैं, और मात्रात्मक का ही प्रकार है ऊंचाई, वजन और लंबाई में वृद्धि। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगला है कि किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने के 3 डोमेन दिए हैं। तो ये क्वेश्चन वैसे तो आपने ऑलरेडी इस पर 2-3 क्वेश्चन कर लिए हैं, 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, उनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन या कॉन्सेप्ट की जो थ्योरी है वो भी समझ लिए। तो जो 3 डोमेन है वो ब्लूम के द्वारा दिए गए थे, ब्लूम की ही टैक्सोनॉमी फेमस है। अब आपको ये बताना है कि वो 3 जो ब्लूम के द्वारा दिए गए स्तर थे वो कौन कौन से। तो आपको जो ब्लूम के द्वारा 3 स्तर दिए गए थे या 3 प्रकार दिए गए थे, वो है, पहला में जो आपका आता है वो है आपका संज्ञानात्मक पक्ष, जिस पर इन्होंने बात करी थी। ठीक है, दूसरा आपका जो है वो है भावनात्मक पक्ष, 3 डोमेन भी आप इन्हें कह सकते हैं, भावनात्मक पक्ष। और जो तीसरा आपका आता है
वो है आपका मनोप्रेरणा। ठीक है, तो ये ब्लूम के द्वारा 2-3 स्तर में इस चीज़ को बांटा गया था। आई होप इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं अगर चाहें तो। बाकी अगर आपके पास पहले से ही नोट्स बने रखे हैं तो इसकी फिर कोई ज़रूरत नहीं है, आपको उन्हीं नोट्स को रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है कि आत्मसात जिसे एसिमिलेशन कहते हैं, उन कारकों में से एक है जो बच्चे के सीखने और बढ़ने के तरीके को प्रभावित करता है। तो आपको ये बताना है एसिमिलेशन का अर्थ क्या है। ठीक है, क्या हमारे पास जो स्कीमा हमारे पास है उसी में नई जानकारी को जोड़ना है, ठीक है, या नई जानकारी, जो नई जानकारी है, न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू नॉलेज है, उसके आलोक में जो मौजूदा स्कीमा है उसमें परिवर्तन लाना है, या विचार के एक चरण से दूसरे चरण में जाना है, या नई जानकारी नए अनुभव के परिणाम स्वरूप मौजूदा स्कीमा या विचार में संशोधन करना है। तो आपने जब प्याजी को पढ़ा होगा, अगर बहुत अच्छी तरह से आपने प्याजी को पढ़ा है, या आपने हमारे प्याजी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हमने डाला है उसकी वीडियो थ्योरी वाले पार्ट की देखी है, तो प्याजी के इम्पोर्टेंट जो शब्द हैं या जो इम्पोर्टेंट वर्ड प्याजी ने यूज़ किए हैं उनमें से एक जो है बहुत फेमस एसिमिलेशन, और दूसरा है आपका एकोमोडेशन। ठीक है, यहाँ मैं एक चीज़ को लिख देता हूँ, जो आपने मेनली वर्ड पढ़े हैं वो है आपका एसिमिलेशन, जिसे आप आत्मसातीकरण कहते हैं, और दूसरा है आपका एकोमोडेशन। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में जो मेन चीज़ जुड़ी हुई है, ये दोनों स्कीमा से जुड़ी हुई हैं। स्कीमा मतलब जो जानकारी जो हमारे दिमाग में पहले से मौजूद है या बाद में बनाई जा चुकी है। अगर आप एसएस का मतलब ऐसे याद करें, सेम स्कीमा, मतलब आप उस सेम स्कीमा में और इन्फॉर्मेशन जोड़ते चले जा रहे हैं, तो उसे कहेंगे एसिमिलेशन। मतलब उसमें स्कीमा में बदलाव नहीं आ रहा है, उसी पहले से जो नॉलेज है उसी में और नॉलेज अगर ऐड कर देते हैं तो एसिमिलेशन होगा। डबल सी का मतलब है चेंज। तो अगर आपके पास कोई स्कीमा या कोई इन्फॉर्मेशन है, उसमें अगर आपको बदलाव करना पड़ रहा है, उसमें नई जानकारी आप जोड़ रहे हैं, तो पहली वाली जानकारी में कुछ ना कुछ संशोधन जब आपको करना पड़ जाए तो वो आपका कहीं ना कहीं अकोमोडेशन आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें सीधी सी बात है, एसिमिलेशन में क्या करेंगे, जो स्कीमा पहले से मौजूद होगा उसी में नई जानकारी को जोड़ देंगे, तो हमारा पहला आंसर बन जाएगा। और बाकी जो 3 स्टेटमेंट हैं वो आपके अकोमोडेशन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने सामाजिकरण के बारे में चीज़ें कुछ कही हैं, तो आपको ये बताना है इन्होंने सामाजिकरण के बारे में क्या कहा है, वो चीज़ आपको बतानी है। तो सबसे पहले जानते हैं, जो मीड हैं वो कहीं ना कहीं एक समाजशास्त्री जिनके तौर पे हम इनको जानते हैं, अमेरिकी समाजशास्त्री ये रहे हैं, और इन्होंने कुछ सिद्धांत दिए हैं। अब उन सिद्धांतों में इनके 2 प्रमुख नाम से इनके सिद्धांत फेमस हैं। अगर हम उसको जाने तो इनका जो सिद्धांत है वो जिस नाम से फेमस है वो मैं और मुझको सिद्धांत आप कह सकते हैं इसे, मैं और मुझको सिद्धांत। अब ये मैं और मुझको सिद्धांत क्या है, क्या इन्होंने अपने सिद्धांत में चीज़ें रखी हैं, क्योंकि इनके अपने सिद्धांत में इन्होंने 2 पक्षों के बारे में ही बात की है, पहला है मैं, दूसरा है मुझको, इसलिए इनके सिद्धांत का नाम पड़ा है मैं और मुझको के सिद्धांत। ठीक है, अब इनका सिद्धांत किस बारे में है, मैं और मुझको से आप समझ गए होंगे कहीं ना कहीं ये स्वयं से रिलेटेड है। तो इन्होंने व्यक्तिगत या सामाजिकरण की जो प्रक्रिया में जो स्पष्टीकरण या जो अपना सिद्धांत दिया है वो स्वयं से ही संबंधित होगा। तो आप ऑप्शन जरा पढ़ते हैं कि उनका मानना था किसी व्यक्ति का सामाजिकरण या सामाजिक जो अनुभव है वो व्यक्तिगत पहचान का प्राथमिक निर्धारक होता है, जिसे वह स्व कहता है। बात सही है। अगला कहता है विकासशील आत्मधारणा के लिए अन्य की महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया में विश्वास करते थे और आत्मदर्पण का सिद्धांत कहा था। तो आत्मदर्पण का सिद्धांत इन्होंने नहीं कहा था, इसलिए एक ऑप्शन आपका कट जाएगा। उनका मानना था कि मानव विकास जैविक परिपक्वता और बढ़ते सामाजिक अनुभव दोनों का परिणाम है। तो ऐसी बात नहीं है, उन्होंने मेनली जो फोकस किया वो सामाजिकरण पर फोकस किया है। उनका मानना था कि लोग सांस्कृतिक मूल्यों और मानदंडों को सीखते हैं जो उन व्यक्तित्व का भाग बनते हैं जिन्हें वो अंतरात्मा कहा था। तो अंतरात्मा भी वर्ड उन्होंने यूज नहीं किया। अभी हमने उनके सिद्धांत का नाम बताया, मैं और मुझको का सिद्धांत। ठीक है, जिसमें उन्होंने स्वयं के व्यक्तित्व या व्यक्तिगत व्यक्तित्व की बात करी है, व्यक्तिगत समाजीकरण की बात की है। तो इनके इस हिसाब से इनका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन 1, और इसका नाम भी है स्व का सिद्धांत। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास सांस्कृतिक विविधता कैसे। आप कब कह सकते हैं कि आप सांस्कृतिक रूप से विविधता देखने को आपको मिलती है आपके परिवेश में, आपके एनवायरनमेंट में। कल्चरल डाइवर्सिटी आप कब कहेंगे, कब देखने को मिलती है, जब भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि से प्रतिक्रिया देकर और स्वयं को अलग तरह से विकसित करके, इस तरीके मतलब आप अपने समाज से एकदम कटके अलग थलग होकर अपने आप को विकसित करें, या शैक्षणिक रूप से आपको विभिन्नताएं देखने को मिले अपने आसपास कि कई अलग अलग शिक्षा के स्तर के लोग आपके आसपास हों, तब आप कहेंगे कि आपके आसपास सांस्कृतिक विविधता है।
या फिर भौगोलिक जो स्थिति है वो अलग अलग हो, धार्मिक मान्यताएं लोगों की अलग अलग हो, साथ ही साथ उनकी जो जीवन शैली, रहने का जो ढंग है वो अलग अलग हो। उस तरीके से आप कहेंगे कि आपकी सांस्कृतिक विविधता है वो आपको देखने को मिलती है। या आर्थिक रूप से विभिन्न लोग आपके आसपास देखने को मिले, तब आप कहेंगे कि कल्चरल डाइवर्सिटी आपके आसपास देखने को मिलती है। तो अगर बात करें कल्चरल डाइवर्सिटी की, तो मेनली ये जिससे रिलेट करती है, जिस पे मेनली डिपेंड है, वो है आपकी कहीं ना कहीं भौगोलिक स्थिति, ठीक है, आपकी धार्मिक मान्यताएं और आपका रहने का जीवन शैली या रहने का ढंग, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक के रूप में हमारे लिए निरपेक्ष और सापेक्ष मौद्रिक सीमा निर्धारित करके बाल गरीबी को मापने का सबसे आसान तरीका समझना आवश्यक है। सापेक्ष मौद्रिक सीमा आप क्या समझते हैं? अगर इसका इंग्लिश में बताएं कि सापेक्ष मौद्रिक सीमा को आप इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो रिलेटिव मॉनिटरी थ्रेशोल्ड, ये बात आपको समझनी है। अब आपको ये समझनी है, जो गरीबी हम देखते हैं, मतलब मेनली कहा गया है कि जो गरीबी है वो एक तरीके से बहुत भयानक महामारी के तौर पे देखने को मिलती है। अब गरीबी को 2 तरीके से बांटा जाता है। आपको इस बात को समझना होगा कि गरीबी को फर्दर 2 रूपों में या 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो उसका जो एक पार्ट है उसे हम कहते हैं निरपेक्ष गरीबी, एक कहते हैं सापेक्ष गरीबी, ठीक है। निरपेक्ष गरीबी वो गरीबी होती है जिसमें आपकी बेसिक जो नीड है, कहते हैं आपकी रोटी, कपड़ा और मकान, अगर आपकी बेसिक नीड जैसे रोटी हो गया, कपड़ा हो गया, मकान हो गया, यही ज़रूरतें अगर आपकी पूरी नहीं हो पा रही, इनमें आपको कमी देखने को मिलती है, तो उस प्रकार की गरीबी को आप निरपेक्ष गरीबी के तौर पर निरपेक्ष गरीबी में रखेंगे। सापेक्ष गरीबी क्या होती है? सापेक्ष गरीबी वो गरीबी होती है जब आपकी बेसिक नीड जो रोटी, कपड़ा, मकान की है वो तो पूरी हो गई है, लेकिन आप फर्दर किसी और से अपना कंपैरिजन कर रहे हैं कि उसके मुकाबले मेरे पास, जैसे आपके पास मान लो 20 रुपये हैं, किसी और के पास 50 रुपये हैं, तो आप कंपैरिजन कर रहे हैं कि आपके पास 30 रुपये कम है, तो उसको जिस चीज़ में आप रखेंगे वो है आपकी सापेक्ष गरीबी, ठीक है। इतनी बात आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक तरीके से आप इनकम स्टेटमेंट के तौर पे सापेक्ष गरीबी को ले सकते हैं। तो आपको ये बताना है इसके अंतर्गत कौन सी चीज़ आएगी जो सापेक्ष मौद्रिक सीमा के अंतर्गत रखी गई है। जनसंख्या की वास्तविक आय के संदर्भ में विकसित किया जाता है, वह खपत में परिवर्तन को दर्शाती है। यह आबादी का निर्धारण करने के लिए परिवार का आकार और संरचना को समायोजित किया जाता है। तो देखो, परिवार का आकार से इसका कोई संबंध नहीं है, वो भी सापेक्ष गरीबी का। मैंने अभी आपको बताया कि विकासशील देश में गरीबी मापने के लिए प्रतिदिन $1 है, इस बात से भी इसका कोई डेफिनेशन रिलेट नहीं करता है। निश्चित है, मतलब जो सापेक्ष गरीबी है वो क्या निश्चित है, आमतौर पर केवल मूल्य परिवर्तन के लिए आपको देखने को मिलती है, तो ऐसा भी नहीं है। जो मेनली आपकी सापेक्ष गरीबी होती है, अभी मैंने बताया, वो इनकम स्टेटमेंट के तौर पे आप जान सकते हैं कि किसी भी परिवार की आपकी जनसंख्या जो आपके आसपास देखने को, आपके देश में देखने को मिल रही है, उसकी वास्तविक आय क्या है और साथ ही साथ उसकी खपत में कितना परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है ना। क्योंकि उसकी ज़रूरतें, बेसिक जो नीड है रोटी, कपड़ा, मकान की, वो तो पूरी हो रही हैं, क्योंकि वो निरपेक्ष गरीबी में आता है। सापेक्ष गरीबी में होगा कि उसका जीवन स्तर में कैसे आपको परिवर्तन देखने को मिल रहा है, कि उसकी जो खपत का मापना या खपत की जो सीमा है उसमें किस तरीके का परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है, उसकी इनकम में किस तरीके के चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन सही बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है कि परिपक्वता क्या है। तो अभी हमने डिस्कस किया था, एक क्वेश्चन इसी तरीके का आया था कि विकास क्या है। तो विकास हमने माना था कि गुणात्मक परिवर्तन है। तो अब आपको बताना है जो परिपक्वता है वो क्या है। तो परिपक्वता की अगर बात करें तो परिपक्वता को आप कह सकते हैं ये वृद्धि में ही शामिल है। परिपक्वता का अगर किसी से सीधा कनेक्शन है वो है वृद्धि से, लेकिन परिपक्वता भी विकास का एक अंग है। और इसमें जो चीज़ देखने को मिलती है, क्या अभ्यास और प्रयास परिपक्वता है, तो बिल्कुल इससे इसका कोई संबंध ही नहीं है। कि परिपक्वता से जो चीज़ देखने को मिलती है वो अभ्यास और प्रयास के ही द्वारा संभव नहीं है। हाँ, इसमें ये फैक्टर इंक्लूड हो सकता है कि अभ्यास से उन चीज़ों को सुधारा जा सकता है, बट ऐसा नहीं है इनके अलावा, इनके ना होने से उस पर कोई असर पड़ेगा। अलग अलग निहित लक्षणों को प्रकाशित करना है, हाँ हो सकता है कि परिपक्वता में कहते हैं मैच्योरिटी, कहते हैं किसी व्यक्ति में मैच्योरिटी आ गई, मतलब उसमें कुछ ऐसे लक्षण आपको देखने को मिल रहे हैं, उसमें ऐसे लक्षण उभर के आए हैं जो कहीं ना कहीं उसे एक बेहतर विकसित व्यक्ति बनाने की ओर आगे बढ़ाते हैं। अनुमानसिकता और जैविक रूप से परिपक्वता से इससे संबंध नहीं है। हाँ, परिपक्वता आपकी अनुमानसिक ना होकर जैविक जरूर होती है, ठीक है, और उसका कुछ ना कुछ अनुमानसिकी से संबंध है कि आपकी हाइट, मतलब कैसे आप आगे चलकर विकसित होंगे, वो एक सीमा निर्धारण आप एक तरीके से कह सकते हैं। लेकिन परिपक्वता की जो मेन अर्थ है, इसका मेन मायना है कि आप में कुछ ऐसे लक्षण जो अंदर दबे हुए थे, परिपक्व होने के साथ साथ वो उभर के आपके सामने आते हैं, उन्हें आप कहते हैं कि परिपक्व हो गया है कोई भी व्यक्ति। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि बाल पालन आप क्या कहेंगे, मतलब चाइल्ड रियरिंग आप किस चीज़ को कहेंगे, पेरेंटिंग को, अडोलसेंस को, अडल्टहुड को, या टीचिंग को। तो आप सभी जानते हैं इसका आंसर बहुत ईजी है। आई होप कि आप इसका आंसर जरूर दे ही देंगे कि बाल जो पालन है वो पालन पोषण या आप कहते हैं पेरेंटिंग को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बाल विकास के 4 संज्ञानात्मक चरणों की पहचान किसने करी है। इसका आंसर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऑप्शन में दें। अगर आपने इन सभी को पढ़ा है, ये एज अ होमवर्क आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हम सही आंसर को पिन कर देंगे कि स्किनर को भी अगर आपने कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ क्योंकि आप DSSB एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपका बेसिक जो कॉन्सेप्ट की समझ है वो अच्छी खासी होगी, तभी आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और अगर नहीं है तो आप हमसे, अगर आप लोगों का समर्थन रहा तो हम जरूर इस पर कॉन्सेप्ट रिलेटेड वीडियो भी लाएंगे। तो आपको ये बताना है कि स्किनर आपने पढ़ा है, वॉटसन पढ़ा है, पियाजे पढ़ा है, वाइगोत्स्की पढ़ा है, तो 4 संज्ञानात्मक चरणों को किसने दिया था बाल विकास के, तो इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द्वितीयक सामाजिकरण से आप क्या समझते हैं। तो सामाजिकरण के अलग अलग प्रकार हैं, आपने पढ़े होंगे। प्राथमिक सामाजिकरण है, द्वितीयक सामाजिकरण है, इसी के साथ अलग अलग और हैं। विकासात्मक सामाजिकरण कैसे हैं, अग्रिम सामाजिकरण होता है, एक पुनः सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है। तो आपको ये बताना है द्वितीयक सामाजिकरण के तौर पे क्या आपको देखने को मिलता है। क्या बढ़ते बच्चों को संदर्भित करता है जो साथियों से कहीं ना कहीं सामाजिक आचरण सीखते हैं, या पूर्व व्यवहार स्वरूप को छोड़ने और व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन के भाग के रूप में नए लोगों को स्वीकार करना सामाजिकरण है, द्वितीयक सामाजिकरण के अंतर्गत आता है। या यह उनके जीवन के प्राथमिक या शुरुआती वर्षों में सामाजिकरण की प्रक्रिया को दर्शाता है, या यह उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा पुरुष समूह में शामिल होने की प्रत्याशा या संस्कृति आपको सिखाती है कि किस तरीके से किसी भी ग्रुप में जुड़ना है। तो आपको ये सामाजिकरण की आपको बताना है कि किस प्रकार में आएगा। तो अगर द्वितीयक सामाजिकरण की बात करें उससे पहले अगर प्राथमिक सामाजिकरण को समझें, तो प्राथमिक सामाजिकरण में आप बच्चा जो होता है वो अपनी पहली जो चीज़ें सीखता है वो अपनी फैमिली से सीखता है, अपने माता पिता से सीखता है। तो प्राथमिक सामाजिकरण में वो चीज़ आती है। द्वितीयक सामाजिकरण में जब उसको एक्सपोजर मिलता है अपने संगी साथी के साथ खेलने का, तो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो सीखता है वो अपने संगी साथियों से सीखता है। तो जो द्वितीयक सामाजिकरण में चीज़ें आएंगी वो सीधा सा है कि वो अपने बढ़ती उम्र के साथ जो अपनी सामाजिकरण की मान्यताएं या सामाजिक रूप से जो आचरण अपनाने चाहिए वो अपने साथियों से जब सीखेगा तो वो द्वितीयक सामाजिकरण के अंतर्गत आएगा। तो इसका आंसर होगा 1 वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संज्ञानात्मक क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। मानसिक कौशल, शारीरिक विकास, नियमावली और शारीरिक कौशल, या भावनात्मक और संवेगात्मक क्षेत्रों में वृद्धि। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र कॉग्निटिव अगर डोमेन की बात करें तो उसमें सीधे तौर पर आपको एक चीज़ मिलती है, वो है आपका मानसिक कौशल, मतलब मेंटल स्किल आपकी कितनी बेहतर है। वही चीज़ आपके किस डोमेन में आएगी, वो संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव डोमेन में आपकी चीज़ रखी जाएगी। अगला क्वेश्चन देते हैं, अभी हमने पढ़ा भी था कि ब्लूम टैक्सोनॉमी या बेंजामिन ब्लूम ने ये चीज़ें 3 डोमेन दिए थे, उसमें आपका संज्ञानात्मक डोमेन भी था। अगला क्वेश्चन है कि जो आपको विद्यालय है उसकी संस्कृति के बारे में आप क्या मानते हैं, क्या उससे समझते हैं आप। यह विश्वास धारणाओं संबंधी दृष्टिकोण को लिखित और अलिखित नियमों को संदर्भित करता है, या यह सामाजिक दक्षताओं और कौशलों को संदर्भित करता है, यह उन संसाधनों और सूचनाओं को संदर्भित करता है जो छात्र को सामाजिक रूप से सक्षम होने में मदद करते हैं, या यह विद्यालय में सहकर्मी के साथ बातचीत को संदर्भित करता है। अगर बात करें विद्यालय संस्कृति की, तो बेशक हम सहकर्मी से बातचीत विद्यालय में करके, आपस में बातचीत कम्युनिकेशन करके सामाजिकरण के कई बेहतर पक्षों को सीखते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से अगर बात करें विद्यालय की संस्कृति के, तो केवल और केवल उसमें यही पक्ष शामिल हो ऐसा नहीं है, इसमें और भी पक्ष शामिल होते हैं, इसलिए ये हमारा ऑप्शन नहीं बनेगा। यह सामाजिक दक्षताओं और कौशलों को संदर्भित करता है, तो ऐसा नहीं है, सामाजिक दक्षताएं और कौशल हम विद्यालय के बाहर भी सीखते हैं, तो केवल और केवल यही विद्यालय संस्कृति में शामिल है ऐसा भी नहीं है। यह उन संसाधनों और सूचनाओं को संदर्भित करता है जो छात्र को सामाजिक रूप से सक्षम होने में मदद करते हैं। बेशक ये सामाजिक रूप से छात्र को डेवलप कराने में मदद करता है, लेकिन प्रॉपर रूप से इन चीज़ों को जो संसाधन है वो सूचना है वो हमें विद्यालय के परिवेश से बाहर भी तो उपलब्ध होती हैं। तो केवल और केवल इसको ही उसमें रखना विद्यालय संस्कृति में ऐसा भी नहीं होना चाहिए। विद्यालय जो संस्कृति है उसमें आप बहुत सारे विश्वास मतलब बिलीव सीखते हैं, धारणाएं बनाते हैं जो लिखित भी होती हैं, मतलब विद्यालय के जो रूल्स होते हैं वो लिखित भी हैं और अलिखित भी हैं। उसमें अलग अलग प्रकार के हम दृष्टिकोण देखते हैं कि हर बच्चे, मान लो हमने कोई अपनी बात रखी और दूसरा इतना अपनी क्लासमेट का आपका कोई फ्रेंड है उसका कोई और पॉइंट ऑफ व्यू है उस डिस्कशन या उस डिबेट को लेकर, तो आपको ये संबंध मतलब इस संबंध बनाने में साथ ही साथ उसका पॉइंट ऑफ व्यू अपनाने का जो दृष्टिकोण डेवलप आपके अंदर होता है, एक धैर्य और अलग अलग सामाजिक कौशल जो आपके अंदर डेवलप होते हैं, वो विद्यालय संस्कृति का पार्ट आप उसे कह सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
कि 2 से 7 वर्ष के बच्चों में पाए जाने वाले प्रमुख लक्षण एवं विकासात्मक परिवर्तन क्या है। आपको ये बताना है। अभी हमने जन्म से लेकर 2 वर्ष के बच्चों के कहीं ना कहीं लक्षणों के बारे में बात करी। अब आपको बताना है 2 से 7 वर्ष। तो इसका एक क्वेश्चन अगर इससे और निकाला जाए कि 2 से 7 वर्ष का बच्चा जिस अवस्था में आएगा, उस अवस्था का पहली बार नाम क्या है और उसके लक्षणों में क्या आएगा। स्तनपान करना, ये सब करना आपका मेनली जो देखा जाता है कि पकड़ना, बुनियादी कार्यों को सीखना, ये आपका शैशवावस्था जो जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था है। लेकिन अगर 2 वर्ष से 7 वर्ष की अवस्था की बात करें तो इसमें कहीं ना कहीं बच्चा, अगर पिताजी के शब्दों में बात करें तो उनका जो दूसरी अवस्था है उससे ये संबंध रखता है। इसमें चीज़ें वो प्रतीकात्मक रूप से सीखता है, सिंबॉलिक तरीके से चीज़ों को सीखता है और उसके माध्यम से जो वस्तुएं होंगी, जो भी चीज़ें होंगी, वो कहीं ना कहीं चित्रों के माध्यम से उसके सामने जब उपलब्ध होंगी तो वो बेहतर ढंग से वो चीज़ें सीखेगा। आप उसे प्री ऑपरेशनल स्टेज भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें आपकी आई जिसमें बच्चे के अंदर प्रक्रियात्मक या प्रतीकात्मक सोचने की शैली डेवलप होगी। जब बच्चों के सामने वो चीज़ें कैसी उपलब्ध हो, वो कॉन्क्रीट या मूर्त रूप में वो चीज़ उपलब्ध होंगी तभी। इसका जो आंसर होगा वो होगा दूसरा वाला। थर्ड की बात करें कि संरक्षण का सिद्धांत बच्चे के अंदर आएगा, तो ऐसा नहीं है। पियाजे के अकॉर्डिंग ये जो संरक्षण की अवधारणा बच्चे के अंदर आएगी वो तीसरी अवस्था में आएगी, जो कहीं ना कहीं दूसरी अवस्था का दोष है, ठीक है। और बच्चों में सार और विचार आ जाएंगे, ये पियाजे की चौथी अवस्था की बात की जा रही है। और पहला जो ऑप्शन है वो पियाजे की पहली अवस्था, जिसे हम कहीं ना कहीं सेंसरी मोटर संवेदी गामक अवस्था कहते हैं। तो ये बात आपको ऑप्शन पढ़ के समझनी होगी और रिलेट करनी होगी कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं। अगला क्वेश्चन है, और ये आज का प्रैक्टिस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, कि संज्ञान की परिभाषा क्या है। आपको ये बताना है कि संज्ञान आखिर होता क्या है। क्या विचारों, अनुभव और समझ के माध्यम से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो चीज़ों को समझते हैं, वो संज्ञान कहलाता है। जैविक और मनोवैज्ञानिक जो परिवर्तन है वो संज्ञान है। तो संज्ञान में मनोवैज्ञानिक जो परिवर्तन है वो है, जैविक इस तरीके से रिलेट नहीं करता है। विकासशील भाव, रुचि, केवल रुचि ही और जो बदलती रुचि है, विकासशील भाव है, वही संज्ञान का परिणाम नहीं है, उसमें और भी चीज़ शामिल हो सकती हैं। शारीरिक परिवर्तन संज्ञान का पार्ट नहीं है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है संज्ञानात्मक डोमेन है वो मानसिक कौशल से रिलेट करता है। तो मानसिक कौशल में हमारा चिंतन आएगा, हमारे विचार आएंगे, हमारी समझ का स्तर आएगा, या हम जिस चीज़ को किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं वो चीज़ें आएंगी। तो हमारे इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन सही बैठेगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये थे आज के बेहतरीन प्रैक्टिस सेशंस के कुछ क्वेश्चन जो कि हमने 2018 के क्वेश्चन पेपर से लिए हैं। अगर आप चाहें तो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, और इस प्रैक्टिस सेशन की PDF चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है या चैनल पेडल हब ऑफिशियल के नाम से, वो ज्वाइन करके आप वहाँ से इजीली प्रोवाइड हो जाएगी आपको। आप इसी तरीके से, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेशन अच्छा लगा हो तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, जिससे एक हमें डायरेक्शन मिल जाती है किस डायरेक्शन में आगे हमें बढ़ना है। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन के साथ, तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।